नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग करवाई जाती है। यहाँ पर बच्चों काफ़ी दिनों से हम लगातार वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, उसके साथ आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेहतर हो इसके लिए हम यहाँ पर आपको टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं। जितनी ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं उतनी ज़्यादा ही आप कोशिश करें, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। आपकी कोशिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ही सफलता अच्छी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले से ही बता देता हूँ, हर बार बताता हूँ, सिर्फ 14-15 दिन की बात है। सब काम छोड़ दो, ओनली फॉर नवोदय की तैयारी करो, सब काम छोड़ दो। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। हम प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट यानी मॉडल पेपर वो दे रहे हैं आपको, जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं, क्लास भी ले रहे हैं, सब कुछ आपको करवा रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखेंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप क्लास कितनी ले रहे हो, टेस्ट किस हिसाब से दे रहे हो। जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको हमारा टाइम मैनेजमेंट भी करना है और टेस्ट भी अच्छे से देना है। ठीक है, अब पिछली क्लास में हमने जो साधारण ब्याज की क्लास ली थी उसमें पूरा साधारण ब्याज का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। उसके साथ नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था टेस्ट का, वो टेस्ट आप दे सकते थे। ठीक है, अभी भी वो लिंक ओपन है तो आप अभी भी टेस्ट दे सकते हो, और थोड़ी देर बाद वो शायद तक लिंक हटा दिया जाए, इसीलिए ज़्यादा देर न लगाए, तुरंत ही जैसे लिंक आया उसको टेस्ट दे दिया। और क्लास पूरी अटेंड करना ज़रूरी है। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, आपका फ़ायदा है। 14-15 दिन आप सारे काम छोड़ दो, जितना हो सके नवोदय के ऊपर फोकस करो। अब यहाँ पर आज जो हमारा इम्पोर्टेंट मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट रहेगा। ठीक है, मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 6th पार्ट, आज 6th पार्ट करेंगे। इसको हम पहले मैथ टेस्ट के नाम से भी करते थे, वही सेम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हमें पता है 2 अंकों की स्टार्ट संख्या कहाँ से होती है? 10 से स्टार्ट होती है। लेकिन हमें क्या पूछा है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसके बाद सीधा 11 आता है, वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 11 है, वो अभाज्य भी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 11 है, वो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अब इसमें तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि सबसे इजी प्रश्न था कि सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11 है। ठीक है, अब पहला प्रश्न तो हमारा हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो सभी लेवल के एक साथ आएंगे। कुछ प्रश्न सरल होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे, कुछ आपके मीडियम में होंगे। तो आपको सभी प्रकार के प्रश्नों को करना है। दूसरा प्रश्न क्या है, 80,905 को संख्याक में लिखे। ठीक है, हमें क्या करना है, 905 इसको संख्या के रूप में लिखना है। अब इसको संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हमें इकाई दहाई यूनिट का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 905 दिया हुआ है, तो 9 होगा वो सैकड़ा पर होगा, और 5 905 यानी कि 905 ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, 80,000 दिया हुआ है। ठीक है, 80,000, तो 80,000 मतलब कि 80,000 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 80,000 को हम ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली 80,000 को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा, और ये 1000 और 10,000 के स्थान पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 80,000 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक मतलब कि 80,905 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब हमने लिखा है वो सही है या गलत है, हम कैसे पता करेंगे? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 है तो 10,000 के स्थान पर
8 है तो 8 को 10,000 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 80,000, यानी कि 80,000 आ रहा है। अब 80,000 बाद में ये पीछे क्या है 905 है तो 905 आ गया। अब हमको ठीक है, ये तो हमने आराम से लिखना जान लिया। अगर आपको इस प्रकार से नहीं लिखना आता है तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो 80,000 पूछा है, यहाँ पर दिया हुआ क्या 80,000 है तो यहाँ पर 80,000 ठीक है, पहले 80,000 फिर 905 दिया हुआ तो उसमें 905 भी जोड़ सकते हो तो यहाँ पर 5 9 0 9 और 0 8 यानी कि 80,905 ये आपका, ये भी ऐसे भी आंसर आ जाएगा। आप किसी भी प्रकार से आंसर कर सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्या 36,449 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्याओं और मूल संख्याओं के बीच में अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो एक संख्या दी हुई है, यहाँ पर क्या संख्या है 36,490, 36,490। यहाँ पर 6 और 9, 6 तथा 9 को आपस में 6 और 6 के स्थान पर 9 लिखना है और 9 के स्थान पर 6 लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है कि परस्पर बदल देने पर नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। जैसे ही हम इनको बदलेंगे तो एक संख्या नई बनेगी, फिर उस नई संख्या और इस मूल संख्या में अंतर क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसको किस प्रकार करेंगे तो 3, अब 6 की जगह किसको लिखना है 9, फिर 4, 9 की जगह 6 को लिखना है 6 और 0। अब इसमें से इसको घटाना है तो घटाएंगे तो अब देख लो यहाँ पर इसको ऊपर लिख लेते हैं तो 39,460। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखो 0 का 0, फिर 16 में 9 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 8 बचेगा, 38 में से 36 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2,970 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर 2,970। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बस अंकों को परस्पर बदल देना है, उसके बाद जो मूल संख्या और नई संख्या बनी है उनके बीच में अंतर क्या होगा ये हमें पूछा गया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं, बिल्कुल इजी प्रश्न था। तो अभी तक तो काफ़ी इजी प्रश्न आ रहे हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है भिन्नात्मक संख्या, भिन्न संख्याएं होती है ना, उनका प्रश्न दिया हुआ है। भिन्नात्मक संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने का सही व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर देखो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो यहाँ पर देखो 5/17, उसके बाद है 9/17, उसके बाद है 8/17, उसके बाद है 10/17। अब यहाँ पर देखो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में यानी पहले छोटा आएगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, काफ़ी, ये तो प्रश्न बहुत ईजी है। काफ़ी बार क्या होता है, जो हर होते हैं ना, जो नीचे वाले डिनोमीटर, ठीक है, उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5/17 है, 9/15 हो जाएगा, मतलब कि 14 हो जाएगा, 8/21। ठीक है, ऐसे कई भी मतलब कि अलग अलग प्रकार से जो डिनोमीटर होता है ना वो अलग अलग होता है, तो उसको पहले हमें एक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, एक ही दिया हुआ है, डिनोमीटर है वो एक ही दिया हुआ है। तो अब डिनोमीटर एक ही दिया हुआ है, हर एक ही दिया हुआ है, तो ऊपर वाला जो सबसे छोटा होगा वो छोटी संख्या, उससे बड़ा होगा वो बड़ी, उससे बड़ा वो बड़ी, उससे बड़ा वो बड़ी। तो यहाँ पर देखो 5/17 सबसे छोटा है, तो यहाँ पर 5/17 सबसे पहले आएगा। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, तो उससे बड़ा 5/17 से बड़ा है 8/17। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन सा है 9/17, उससे बड़ा क्या है 10/17। तो हमारे ये है, ये बढ़ता हुआ क्रम हमारा मिलता है। ठीक है, ये किसी भी ऑप्शन में वो आपको राइट आंसर कर देना है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ बहुत ही इजी प्रकार से समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, जोर नहीं आया हमको इसको सोल्व करते हुए। लेकिन अगर यहाँ पर आंसर अगर हर चेंज होता है ना तो उसको अलग प्रकार से करते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वो भी समय आने पर, वो भी अगर मैथ टेस्ट के अंदर आता है तो वो भी मैं समझा दूंगा। अगर नहीं भी आता है तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें भिन्न संख्याएं नहीं हुई है तो वो भिन्न संख्याएं करवाऊंगा, उस वक्त इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर करवा दूंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 और
77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या, ये तो हमने कल कर दिया था, ठीक है, इसको छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लस्य क्या होगा। यहाँ पर देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 216, ठीक है, 216 दिया हुआ है। और दोनों संख्याओं का जो मैस्य होता है, एचसीएफ होता है, मैस्य एचसीएफ, ठीक है, मैस्य कितना दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का मैस्य 3 दिया हुआ है। तो हमें पूछा है लस्य यानी कि एलसीएम कितना होगा उन दोनों संख्याओं का, ठीक है, एलसीएम पूछा है। तो इस जगह आपको एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, वो आपको पता होगी। वो क्या होती है कि प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या, इसको आगे से द्वितीय संख्या, ठीक है, द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। यानी दो संख्याएं होती है ना, दो संख्याओं, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगी, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम वो एचसीएफ से गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहले से इन दोनों को गुणा करके दिया हुआ है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय संख्या को गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। वो कितना दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है। तो 216 बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो x इंटू एचसीएफ हमें 3 दिया हुआ है। यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो गुणा में इधर आते भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो 7 या 21 और 3 दूनी 6, यानी कि 72 है, 72 वो हमारा एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको एक ये मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ में मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, और मैं पहले से ये मतलब कि बता चुका हूँ आपको, ये चीज़ मैं पहले से ही बता चुका हूँ। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है। ये फॉर्मूला एक अलग टाइप में आ जाता है, वो टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को आपको याद रखना जरूरी है। यह फॉर्मूला हार्ड नहीं है। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, उसके बराबर उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। फटाफट से इस क्लास को खत्म करेंगे ताकि आपका समय खराब ना हो। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है, यदि 3.003 और 2.052 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। अब यहाँ पर प्रश्न बहुत ही इजी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि 3.003 और 2.050 इनके अंतर को इनके योग में जोड़ना, ठीक है। इनका योग है ना, उसमें से इनके अंतर को जोड़ देना है, ठीक है। 0.03 और 2.052, ठीक है। इनके अंतर को पहले इनका अंतर निकालना है। जितना भी अंतर आ रहा है ना, यानी घटाने पर जितना भी आ रहा है उसको इनके योग में जोड़ देना है, ठीक है। इनका जितना भी योग आ रहा है उनको जोड़ देना है। तो दोनों का जो योग आएगा ना वो कितना है वो हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखो 3 में से 0 को घटाएंगे 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0.953 इनका अंतर आ रहा है, ठीक है। 0.953 इनका अंतर आ रहा है। अब इनका योग कितना आएगा, तो 350.5, ठीक है। अब इनके योग में इनके अंतर को अगर जोड़ दें, योग में इनके अंतर को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, 5 और 5 10, और यहाँ पर हासिल है 1 हो जाएगी, तो 9 और 1 10, ठीक है, 5 और 1 6, 6.006 हमारा इनका योग आ गया। अब प्रश्न क्या पूछा था, एक बार फिर से रिपीट बोल देता हूँ, क्योंकि आपको प्रश्न का जो तरीका है ना वो समझ में आ जाएगा। यदि 3.003 तथा 2.052 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम क्या होगा, 6.006 आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, जिसमें कुछ हार्ड नहीं था, ये आप आराम से कर सकते थे, और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा हार्ड लेवल की तैयारी नहीं करनी है। अगर आप कर भी रहे हो तो पहले आपको बेसिक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, आपकी जो लेवल है उसको तो पूरा क्लियर करने के बाद ही आगे आप बढ़ना। अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो वो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर 1.001 बटे 10.01 प्लस 1001 बटे 100.1 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखो 1.001 बटे 10.01, इसमें से किसको जोड़ना है, 1001 बटे 100.1। अब इसमें से इसको जोड़ना है, तो हमें यहाँ पर हमें पता है क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 3 अक्षर है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 3 जीरो लगेंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1001 बटे, यहाँ पर कितना बचेगा 1001, पीछे 1 जीरो आ जाएगा, यानी 10,010 बच जाएगा, ठीक है। इसमें से किसको जोड़ना है, इसमें से किसको जोड़ना है, 1001, ठीक है, बटे अब यहाँ पर 100.0 है ना, तो इसमें से अगर पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर 1 जीरो लगा लेते और यहाँ पर 1001 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, ठीक है, इनको जोड़ेंगे कैसे, अगर हम पहले भाग देते हैं तो भी हम कर सकते हैं, भाग नहीं देना चाहते हैं तो भी हम, यहाँ पर देखो 1001 से 1001 कट रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे कितना बच जाएगा 10, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/10, प्लस इसमें को जोड़ेंगे तो 1001 से 1001 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 10 बचेगा और नीचे 1 बच जाएगा। अब 1/10 और 10/1 को जोड़ना है, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में से 10 का भाग देंगे तो 1, फिर यहाँ पर 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस अब 10 में से 1 का भाग देंगे 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 101/10, ठीक है। अगर इसको पॉइंटों में कन्वर्ट करना है तो 1 जीरो है नीचे, तो ऊपर 1 अंक छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, यानी 10.1 हमारा बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा, 10.1, ठीक है। अगर 10.1 आपको ऑप्शन में नहीं है तो इसका इस हिसाब से भी हो सकता है, 10.1 उसके बाद 0 हो सकता है, पॉइंट के बाद 0 कितने भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर पॉइंट 1 के बाद कितने भी 0 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट से पहला अक्षर क्या है, 1 है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि 10.01 हो, ये अलग हो जाएगा लेकिन ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका प्रश्न है ना 2016 का पेपर है, ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये 2016 का पेपर है, ठीक है। 2016 के पेपर में आज करवा रहा हूँ, 2016 वाला जो जितना भी क्वेश्चन है ना उसको मैं आज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के बराबर है, यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 है तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर देखो 4 किलोग्राम चावल के बराबर किसका मूल्य है, 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, गेहूं, ठीक है, 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, 1 किलो चावल का मूल्य है यहाँ पर 12 रुपये दिया हुआ है, तो 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा, 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर हम ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि 1 किलो चावल का मूल्य कितना है 12 रुपये, तो 4 किलो चावल का मूल्य कितना होगा, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48। अब 48, 4 किलो चावल का 48 रुपये, तो 6 किलो का भी मूल्य कितना होगा 48, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो अब 6 किलो गेहूं का मूल्य 48 है, तो 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा, तो 48/6, ठीक है। तो 6 7 42 6 8 48, यानी कि 8 रुपये है ना, एक गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा 8 रुपये। बहुत ही इजी प्रश्न है, आपके सामने सोल्व किया, इस तरह से करना है इसको, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है, हार्ड कुछ भी नहीं है, ये सारा क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर का करवा रहा हूँ ताकि उस हिसाब से टॉपिक्स उसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो हम इस टेस्ट में, मतलब कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना हमको पता चलता रहेगा कि हाँ इस प्रकार के
प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उसी प्रकार के प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस प्राप्त है 9:10 बजे 9:10 पर दिल्ली से चलती है और शाम को 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंचती है। तो चंडीगढ़ से लेकर और दिल्ली से चंडीगढ़ में जो यात्रा में लगने वाला समय कितना है? तो यहाँ पर देखो, रवाना कितने बजे हो गई? 9:10 पर, और शाम को पहुंची कितने बजे? 4:20 पर। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, बीच वाला जो 12 होता है ना, उससे हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अब 12 से 4:20 तक तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट। अब उससे पहले वाला कितना हो जाएगा? तो 12 में से यानी कि 11:60 में से 9:10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 50 मिनट और 2 घंटे, 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 और 2 20 70 मिनट। ठीक है, और 4 और 2 6 घंटे। अब पता है आपको मैक्सिमम 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर अगर 60 मिनट इसमें से घटाकर इसमें से 1 घंटा और जोड़ देते तो यहाँ पर 7 घंटे हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 मिनट से पीछे बच जाएंगे। तो टोटल समय कितना लगा? 7 घंटे और 10 मिनट का समय लगा। समझ में आया? आपको प्रश्न हल इस प्रकार से करना है, बीच वाला 12 भाई रात को 12 बजे अगर होता है, या फिर दोपहर का 12 बजे, बीच वाला जो 12 बजे है ना, उससे आपको ज्ञात करना है, ताकि आपका कभी भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, प्रश्न सारे इजी पूछे जा रहे हैं, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से प्रातः 10:50 पर चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार कर लेगी? कितने बजे तक पार कर लेगी? तो यहाँ पर देखो, एक तो हमें क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 10:50 पर वो रवाना होती है। ठीक है, 10:50 पर वो सुबह रवाना होती है। ठीक है, रवाना हो गई यहाँ से। अब उसकी चाल क्या है? चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चाल है। अब यहाँ पर हमें दूरी कितनी तय करनी है? 120 किलोमीटर की। अब वहाँ पर वो कितने बजे पहुँचेगी? तो हमें पहले समय ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने समय बाद वो पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समय ज्ञात करेंगे, तो समय का आपको पता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटे चाल। यहाँ पर 8 और 4, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। फिर यहाँ पर 12 और 8 दोनों 4 से कट जाएगा, 4 या 12 और 2 4 दूनी 8, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5। ठीक है, 1.5 घंटा, यानी कि 1। यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से 3/2 आ गया, 1.5 भी हम कर सकते हैं, 1.5 आ गया, 1.5 घंटा। अगर हम मिनटों में कन्वर्ट करना चाहे, कितने मिनट बाद, तो मिनटों में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इसको 60 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, 15 को 60 से गुणा करेंगे तो 90। अगर हम पॉइंट के बाद लगाएंगे तो 90 मिनट आ जाएगा। कितना मिनट आ जाएगा? 90 मिनट। अगर 10:50 में से 90 मिनट को जोड़ते हैं, 10:50 में से 90 मिनट को जोड़ते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 5 और 9 और 5 14। ठीक है, हासिल यहाँ पर 1 लगेगी, यानी कि 140 मिनट 10 घंटे। अब 140 मिनट 10 घंटे आ रहे हैं, 140 मिनट और 10 घंटे। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि 60 घंटे मैक्सिमम होते हैं, और 60 और 60 120 हो जाते हैं, यानी कि 2 घंटे हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। 2 घंटे इसमें बाहर निकालेंगे तो 12 घंटे हो जाएंगे, और यहाँ पर पीछे बचेंगे 20 मिनट, तो 12 घंटे 20 मिनट। ठीक है, यानी कि 10 140 हो गई थी ना, तो यहाँ पर 12:20 पर वो रेलगाड़ी उसको मतलब कि चंडीगढ़ पहुँच जाएगी। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप नहीं तो आपको ऐसे भी आप कर सकते हो, 10:50 पर रवाना हुई। अब हमें टाइम कितना लगा? 1.5 घंटा लगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा 30 मिनट टाइम लगा, तो इसमें से 1 घंटा 30 मिनट जोड़ दो, तो 0 और 8, यहाँ पर 1 और 11 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 80 मिनट नहीं होते, मैक्सिमम 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 60 मिनट इसमें घटा दो, और यहाँ पर 1 घंटा जोड़ दो, तो 12:20 पर वो रेलगाड़ी चंडीगढ़ पहुँच जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर चाल, समय, दूरी और समय मापन दोनों को चैप्टर्स को मिक्स किया गया है। ठीक है,
हमें वही समय ज्ञात करना है और समय ज्ञात करने के बाद आपको वो समय जोड़ देना है जो समय दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका निकटतम दहाई का मान क्या होगा, दहाई तक निकटतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 76.0684, ठीक है, 76.0684 का निकटतम दहाई तक मान परिशुद्ध मान क्या होगा, यानी दहाई तक उसका मान, अगर दहाई तक हमें ज्ञात करना हो तो उसका मान क्या होगा। अब आप देख सकते हो कि 2016 में किस हिसाब से प्रश्न पेपर पूछा गया था। हालांकि उस वक्त तो सभी चैप्टर्स थे, लेकिन अभी तो काफ़ी चैप्टर्स कट भी गए हैं। तो अब देखो अब आपका पेपर किस हिसाब से बनेगा। ठीक है, जैसे भी बनेगा मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे प्रश्नों को सही करके आओगे। मैथ्स की गारंटी लेता हूँ, आप अगर डेली अगर कंटिन्यू मैथ्स के टेस्ट दे रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो मुझे विश्वास है कि आप 20 में से 20 प्रश्न सारे सही करके आओगे। ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आपको फ्री माइंड से वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना है, और अगर आप फ्री माइंड से गए ना तो आप 20% पूरे सही करके आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका निकटतम दहाई तक निकटतम पूछा है ना। यहाँ पर क्या है, संख्या 76.0684, ठीक है, का निकटतम दहाई तक परिशुद्ध मान क्या है। निकटतम दहाई तक परिशुद्ध मान पूछा है। अब यहाँ पर देखो निकटतम दहाई तक पूछा है ना, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि मतलब कि निकटतम दहाई तक परिशुद्ध मान क्या होगा। अब दहाई तक पूछा है उस हिसाब से तो हमारा यहाँ पर 7 अंक, पहला कितना हो जाएगा, पहला 7 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस हिसाब से करेंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम किस हिसाब से करेंगे, आप सभी को मतलब कि पता है। अब यहाँ पर देखो दहाई तक पूछा है तो दहाई का स्थान ये है, दहाई तक पूछा है तो दहाई का स्थान ये है। हमें दहाई तक निकटतम मान पूछा है। आपको पता है कि अगर आपको 79.9 दे दिया, अब आपको पूछे कि इसका निकटतम मान क्या है, तो आपका निकटतम मान यानी कि ये पॉइंट वाला पीछे वाला है, इसका मान क्या होगा, यानी कि यहाँ तक हम ज्ञात करेंगे। तो जिसका स्थान ज्ञात करना है ना उसके पीछे वाला देखेंगे। अब इस पूरी संख्या का ज्ञात करना है तो हम इसका 7 का मान देखेंगे। अब 7 के पीछे वाला जो अंक है ना, जस्ट पास वाला, ठीक है, राइट साइड में, उसका मान अगर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 में है तो ये अंक सेम रहेगा। अगर इसके बाद 5, 6, 7, 8 और 9 में है तो एक अंक बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो 9 से यहाँ पर 8 हो जाएगा, और पीछे जितने भी अंक है वो 0, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें देखो ये प्रश्न भी इस प्रकार से, हमें दहाई का पूछा है तो दहाई का स्थान ये है। अब इसका मान निकटतम मान ज्ञात करना है तो इसके जस्ट पास वाला अंक कौन सा है, तो 6 है। 6 किस में आता है, यानी इसमें आ रहा है, यानी कि एक अंक बढ़ जाएगा तो 7 का 8 हो जाएगा, पीछे 0 लग जाएंगे तो 0.000, जितने भी अंक है वो 0 आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 80, बिल्कुल 80 मान आ जाएगा। ठीक है, निकटतम मान दहाई तक पूछा है तो दहाई का ये हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर 2016 वाला तो पेपर बहुत ही आसान था। ठीक है, पर उस वक्त तैयारी बहुत बच्चे कम करते थे, इसीलिए इस हिसाब से प्रश्न आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका सरलीकरण का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब दिख तो बहुत ही इजी रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर देखो 6 माइनस यहाँ पर बीच वाला ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक 5 + 3 माइनस छोटा कोष्ठक 5 - 2, ठीक है, उसमें बंद हो जाएगा, फिर -5 और फिर मझला कोष्ठक ऊपर। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट में कौन सा आ जाएगा, 5 + 3 -3 -5। ठीक है, अब ये आ जाएगा। अब -5 से ये -5 कट जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर तो कुछ बचेगा ही नहीं, ब्रैकेट के अंदर तो कुछ बचेगा नहीं, 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर 0 बचेगा, यहाँ पर बाहर क्या है 6 - 0, तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा आंसर तो 6 ही आएगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इजी लग रहा था और है भी इजी, इसमें क्या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। ठीक है, अब आपका थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है क्योंकि अभी कंपटीशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे पर थोड़े से प्रश्नों को घुमा दिया जाएगा, थोड़े से घुमाएंगे और आप गलत कर दोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप सही से प्रश्न नहीं पढ़ पाए और उसमें से क्या दिया हुआ और क्या ज्ञात करना है ये अगर आप लोगों ने निकाल दिया तो आप सही प्रश्न करके आ जाओगे। और प्रश्नों में अगर थोड़ी सी पढ़ने में जल्दबाजी हो गई तो आप गलत करके आ जाओगे। तो हमें गलत नहीं करना है। हमारा टारगेट पूरा 20 है, वो तभी पूरा होगा जब एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में अगर आपके 90 भी सही हो जाते हैं ना तो भी दुख मनाना चाहिए क्योंकि हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, टारगेट 20 का था। ठीक है, 12 + 12 का 12% कितना होगा? यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन ईजी है, हार्ड है ही नहीं। 12 + 12 का 12% कितना होगा? अब यहाँ पर सबसे पहले का को सोल्व करेंगे तो 12 + 12 × 12/100। ठीक है, अब इसको अगर गुणा करेंगे 12 + 12 को 12 से गुणा करेंगे 44 + 100। ठीक है, अब इसमें से अगर बट्टे 1 करते दोनों को जोड़ देते तो दोनों का एलसीएम आएगा 100। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 100। अगर इस हिसाब से भी नहीं करना है, इस हिसाब से अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हाई चला जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 12 पहले से दिया हुआ इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर दो तो 1 2.20 नीचे दिए हुए तो ऊपर जाएंगे तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा लेंगे तो 12 + 1.14। अब 12 में से 1.14 को जोड़ोगे तो 13.14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर उस हिसाब से भी करते ना, दोनों का जो एलसीएम लेकर उसका योग निकालते ना तो भी बाद में अंत में आंसर यही होगा। ठीक है, पर आपको सीधे आंसर निकालना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है तो इस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, पीछे 5-6 क्वेश्चन ही बचे हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आज जल्दी हमने कर लिया क्योंकि सारे प्रश्न इजी थे तो हमें टाइम लगा नहीं, और टाइम नहीं लगा तो फटाफट से हो गए। अब यहाँ पर देखो 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर देखो 30 विद्यार्थी है टोटल। अब यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत कितना है? 40% लड़के। तो आपको पता होगा 40% लड़के हैं तो पीछे 60% है, वो तो लड़कियां ही होगी। अब 30 का 60% ज्ञात कर दो तो 30 × 60/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 हमारे क्या 18 लड़कियां आ जाएगी। 30 में से 18 लड़कियां हैं और पीछे जो भी 40% बचा है 12 है वो लड़के हो जाएंगे। ठीक है, आपको सीधे याद करना, हाँ 40% लड़के हैं तो पीछे जो 60% बचा है वो लड़कियां होगी तो हमें आराम से याद कर सकते हैं। नहीं तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं 30 का 40% निकालते 12 आएगा, फिर 12 को 30 में से घटाते। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे आंसर सही आएगा, उसमें कुछ नहीं है, हम परसेंटेज से ही ज्ञात कर सकते हैं कि पीछे 60% बचेगा वो लड़कियां होगी तो लड़कियों की डायरेक्ट संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है तो वह प्राप्त करेगा, वह कितना लाभ या कितना हानि प्रतिशत प्राप्त करेगा? प्रतिशत नहीं पूछा, लाभ या हानि। अब यहाँ पर 60 संतरे पूछा है, 60 संतरे है, वो खरीदे कितने हैं? 21 रुपए प्रति दर्जन की खरीदे। अब यहाँ पर 60 दर्जन है, एक दर्जन में कितने होते हैं संतरे या केले, कुछ भी मानो तो उनकी संख्या क्या होती है? 12 होती है। अब 12 संतरे है वो एक दर्जन के है, 12 संतरों के कितने रुपए? 21 रुपए। तो एक दर्जन है तो यहाँ पर टोटल कितने दर्जन हो जाएंगे? 5 दर्जन हो जाएंगे क्योंकि 60 संतरे खरीदे तो 5 दर्जन हो जाएंगे। तो 5 दर्जन का मूल्य कितना है? 5 दर्जन, एक दर्जन का मूल्य 21 है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 × 21। 5 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 105 का खरीदा। अब बेचा कितने में? 24 में बेचा है। ठीक है, 24 रुपए में बेचा है तो 24 × 5। ठीक है, 5 के 20 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। 110 में 5 के 20 हासिल यहाँ पर 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120 रुपये हो जाएगा। अब 105 में से 120 को घटाएंगे तो 15 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा।
अगर आपको इस हिसाब से नहीं करना है, दूसरा शॉर्ट तरीका बताना है, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले 21 रुपये प्रति दर्जन था, अब 24 रुपये प्रति दर्जन हो गए, यानी कि एक दर्जन के पीछे उसको कितना लाभ हो रहा है, उसको 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 5 दर्जन के पीछे उसको कितना लाभ होगा, तो 5 को 3 से गुणा कर दो, यानी 15 रुपये का लाभ होगा। समझ में आ गया? हम सीधा भी कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को 10 प्रकार से कर सकते हैं, उत्तर सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो सारे इजी क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे आपको लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर देखो 30 रुपये में बेचा उन्होंने, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। 30 रुपये में बेचा है और 10 रुपये का लाभ प्रतिशत प्राप्त किया, लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया है, तो हमें पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर आपने अगर 30 रुपये में बेचा और 10 रुपये आपको लाभ मिले हैं, तो आपने खरीदा कितने में होगा, 20 में खरीदा होगा। तभी आपने अगर 10 रुपये लाभ लेकर बेचा है तो 30 रुपये में बेचेंगे। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20 रुपये। 20 रुपये क्रय मूल्य आ गया, लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 50% लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 50% हम उसको लाभ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको कुछ इसमें हार्ड है ही नहीं, बहुत ही सारे इजी, बहुत ही प्रश्न इजी है। ठीक है, देखते अगले हार्ड है या फिर अगले भी इसी प्रकार इजी है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 400 रुपये उधार लिए, साधारण ब्याज का है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की 5% दर वार्षिक है तो 2 वर्षों के द्वारा उसके द्वारा देय मिश्रधन होगा। अब यहाँ पर मिश्रधन पूछा है, तो साधारण ब्याज पिछली क्लास में पूरा करवा चुका हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब यहाँ पर मूलधन कितना, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है, यहाँ पर देख लो साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 400 रुपये मूलधन है, 5% दर है, इंटू समय हो जाएगा 2 वर्ष का। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, फिर 5 के 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे, 40 रुपये। 40 रुपये साधारण ब्याज आ गया। अब हमें मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या था, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या था, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पर कितना दिया हुआ, 400, 400 प्लस 40। ठीक है, 400 में से 40 को जोड़ेंगे तो 440 रुपये हमारा मिश्रधन आ जाएगा। उसको मिश्रधन कितना दे करना पड़ेगा, 440 रुपये मिश्रधन दे करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे इजी है, आप ज़्यादा परेशान मत होना, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, थोड़े से बहुत चेंज हो सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कमरा 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, ये प्रश्न कंफ्यूजन वाला कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये एक कमरा है, ठीक है, ये आपको एक कमरा लग रहा है। ठीक है, अब कमरे का जो दिया हुआ है ना, कमरे का क्या दिया हुआ है, ये कमरे की जो लंबाई है ना वो 30 मीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है वो कितनी है, 22 मीटर दी हुई है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 9 मीटर, यानी 9 मीटर ऊंचा है, तो 9 मीटर ऊंचा दिया हुआ है। अब हमें क्या पूछा है, कमरे के जो फर्श है ना, यानी कि ये नीचे वाला जो फर्श है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछा है। यानी कि इसमें ऊंचाई की तो जरूरत ही नहीं थी, ये आयत का सीधा सा फॉर्मूला है, क्योंकि फर्श होगा वो आयताकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दी हुई है 30 मीटर लंबाई और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। हमें फर्श का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि नीचे वाला आयत है। अब आयत का सीधा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 30 इंटू 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 पहले से आ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 660 मीटर वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो फर्श का क्षेत्रफल होगा 660 वर्ग मीटर, यानी कि 660 मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऊंचाई की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊंचाई भी साथ में जोड़ दी, ताकि बच्चे कंफ्यूज होंगे और यह घनाभ वाला फॉर्मूला लगाकर उनका गलत आंसर आ जाएगा।
ठीक है। ऑप्शन इसी हिसाब से बनाएंगे कि वो किस हिसाब से सोच सकते हो, आप किस हिसाब से सोच सकते हो उस प्रश्न को। इस प्रश्न को आप घनाभ से सोच सकते हो तो घनाभ वाला भी आप आंसर निकालोगे, वो भी ऑप्शन में देंगे वो, ठीक है, वो भी ऑप्शन में देंगे ताकि आप गलत करो। उनको यही करवाना है कि गलत कैसे करवाएं उनका, ठीक है, क्वेश्चन को गलत कैसे करवाएं, लेकिन हमें समझदार बनना पड़ेगा, गलत नहीं करना है हमें, ठीक है। लास्ट प्रश्न दिया हुआ है, लास्ट प्रश्न है कि एक पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1/1/2 मीटर ऊंची है, तो पानी की टंकी की धारिता क्या होगी। धारिता यानी कि उसका आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो जो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई अलग अलग है, यानी कि ये घनाभ दिया हुआ है। अब घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर लंबाई दी हुई है हमें, लंबाई दी हुई है 6 मीटर इंटू चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर इंटू ऊंचाई दी हुई है 1/1/2 मीटर, ठीक है। अगर हम इनको गुणा करेंगे तो 6 गुणा 4 गुणा इनको गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 2 से काटेंगे तो 4 को 6 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को 6 से 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 यहाँ पर लीटर घन मीटर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर वर्ग मीटर आता था, यहाँ पर घन मीटर आ जाएगा, यार इसको मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। आयतन हमेशा घन मीटर में आता है, मीटर क्यूब में आता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के 20 प्रश्न थे, बहुत ही इजी प्रश्न थे, इसमें किसी भी प्रकार के कुछ भी हार्ड प्रश्न नहीं थे, ठीक है। ये सारे प्रश्न मेरे हिसाब से आप कर सकते थे, ठीक है। और अभी इसी के साथ एक आपको टेस्ट मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसी के साथ एक आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट में आपको थोड़े से इससे स्टैंडर्ड प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा नहीं, सीधा 2016 वाला पेपर मैंने सोचा करवा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है तो काम तो आएगा ही आएगा, इसीलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। अगर जो टेस्ट होगा ना वो मैंने क्रिएट किया है तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, तो वो 20 प्रश्न होंगे आप में, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे मैथ टेस्ट में, तो वो आप मैथ टेस्ट 6 के नाम से होगा, उसको आप जरूर देना। डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में लिंक आपको मिल जाएगी, मैथ टेस्ट 6 के नाम से लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेस्ट आराम से दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आपको मज़ा आया होगा, और बहुत सारे इजी प्रश्न थे, तो इस क्लास में आपको एंजॉय भी मिला होगा कि आप सारे प्रश्न कर पाएँ, ठीक है। अगर आप टेस्ट में भी 20 के 20 कर लेते हो ना, तो मैं मानूंगा कि आप कि काफ़ी मैथ में सुधार हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।